गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तो आप लोग के दिमाग में सोते जागते बस न्यू सिलेबस न्यू स्कीम यही सब चल रहे होंगे माइंड में। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे हर पेपर का कि कौन सी टीचर क्या बता रहे, कौन सी में कितना चेंज है नहीं है। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि आप लोग को जो डाउट है, खास करके मेरे पेपर एसएफएम में, वो आपका डाउट कुछ हद तक रिड्यूस हो जाए। तो क्या बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि पिछले जब से सिलेबस आया नहीं, जब से कोर्स नोटिफाई हुआ, तब से सिर्फ मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन, सर हम क्या करें कैसे करें, हमारा ये सिचुएशन है। तो अब सारे सिचुएशन को तो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है कि इस वीडियो के थ्रू ही आपको ये मैसेज दे दूँ कि क्या बेटर रहेगा। देखो वैसे तो आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो, तो आपको खुद ही पता है कि हमें क्या करना चाहिए। डिसीजन अल्टीमेटली आपको लेना है, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा इस सिचुएशन में। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा, क्योंकि आपका सिचुएशन अलग होंगे, आपके डिसीजन अलग होंगे, किसी और का सिचुएशन अलग होंगे, उनका डिसीजन कुछ और होंगे। ठीक है जी। तो हम इस पर अगर देखें तो थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख के मैं आपको इस पर डिस्कशन कर लूँ, जैसे मैं इसमें क्या क्या करने वाला हूँ। एक तो हमें न्यू कोर्स में जाना चाहिए, ओल्ड कोर्स में जाना चाहिए, ये आपका कलेक्टिव डिसीजन है। सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद सिर्फ एसएफएम के बेसिस पे आप ये डिसीजन नहीं ले सकते। फिर भी जो मुझे लगता है, एक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं आपके जगह होता तो मैं क्या डिसीजन लेता, एक तो मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, जो या तो पेन ड्राइव ले रहे हो या फिर अभी आपने फेस टू फेस क्लास ले चुके हो। एक तो उनके लिए वो कहते सर हमने क्लास लिया, अभी तो बस एसएफएम का क्लास लिया, लेकिन अब मैं न्यू कोर्स में जाना चाहता हूँ, अब बताओ आप क्या सपोर्ट मुझे देते हो, क्या अमेंडमेंट लेक्चर देते हो। या कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमने तो अभी बस स्टार्ट किया है, ठीक है, पेन ड्राइव तो अभी मैंने बाई किया है, बस अभी तो स्टार्ट ही किया है, लेक्चर देखना, क्या मुझे वेट करके न्यू सिलेबस का इंतजार करना चाहिए। तो कोशिश करता हूँ आपके सारे के सारे आंसर जो है इसमें मिल जाए। तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं 2-3 तरह के स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूँ। देखिए, एक इसमें जो कवर होते हैं, मैं सबसे पहले बता दूँ, मैं अभी डील कर रहा हूँ आपको सीए फाइनल लेवल का, और वो भी एसएफएम मेनली आ जाएंगे कि एसएफएम का जो चेंज है वो, और जो आपका इलेक्टिव पेपर आया है हमारा, इसके बेसिस पे जो इलेक्टिव पेपर है एक, उस पर हम बात करेंगे, जो कि आपका आ जाएगा, एक तो है रिस्क मैनेजमेंट, ये आपके फाइनेंस रिलेटेड है, और एक आपका आ जाएगा, एक और आएगा आपका, ये है कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है जी, कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इस सब पे मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। देखिए, अब सीए फाइनल जो ज्वाइन कर चुके हो या ज्वाइन करने वाले हो, सिंपली देखिए कितने सिचुएशन आपके सामने हैं। पहला सिचुएशन, रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट ग्रुप 2 का आपका आईपीसी ये पेंडिंग है। आप तो या तो इस कैटेगरी में आओगे, रिजल्ट ग्रुप 2 का पेंडिंग है। इसमें भी 2 कंडीशन हो सकता है, या तो आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुका है, या आर्टिकलशिप लास्ट 6 मंथ का है, या नहीं अभी तो हमारा आर्टिकलशिप बहुत बचा हुआ है। अगर मान लीजिए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी, या तो कंप्लीट हो गया है, या तो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपका लास्ट 6 मंथ में है, लास्ट 6 मंथ बचा हुआ है, यानी कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो चुके हो। यानी कि हम कह सकते हैं मई 2017 के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो, बट रिजल्ट आपका आना बाकी है। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपके लिए कोई चॉइस ही नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप ओल्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन ले नहीं सकते, और न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन लोगे क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा मई 2007, सॉरी जुलाई 15, नो जुलाई एंड तक आपका आएगा, जुलाई एंड तक आपका रिजल्ट आना है, उस टाइम आपका न्यू कोर्स का रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा। ठीक है जी, तो आप उस वैसे भी ओल्ड सिलेबस में फ़िलहाल ले नहीं सकते, न्यू कोर्स में लोगे तो आपका मई 18 न्यू कोर्स का आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होंगे। इसका मतलब आपको 6 मंथ बेकार होगा, 6 मंथ वेस्ट होंगे। तो इस केस में क्या करा जाए? देखिए, इस चीज़ों पे अभी परेशान नहीं होना है। अभी आप ये मत सोचो कि 6 महीने हमारा ख़राब होंगे, हमें न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस, आपको परेशान होना ही नहीं है,
क्योंकि इस पे इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है, यानी कि क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंस्टीट्यूट कहता है। क्लैरिफिकेशन एट टू कम, आप वेट कीजिए। वैसे भी आपको कोई जरूरी जल्दी नहीं है, इसलिए जल्दी नहीं है क्योंकि आप जो है अभी तो वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक रिजल्ट नहीं आता, तो रिजल्ट तक का आप इंतजार करो, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि क्या करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो क्लैरिफिकेशन, ये मैं नहीं कह रहा अपने तरफ से, ये इंस्टीट्यूट आपका कह रहा है। ये लीजिए, इंस्टीट्यूट ने आपको FAQ इशू किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा या हो सकता है ना भी पढ़ा हो। रीज़न ये होता है कि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सारे चीज़, इतना FAQ 57 क्वेश्चन क्या क्या लिखा है, ये बेसिक चीज़ होता है, इसको क्या पढ़ना है। लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो चीज़ आपको नॉर्मल एड्रेस नहीं हो पाता है, वो FAQ से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से आपका कवर्ड हो जाता है। तो मैं एक जल्दी से ये मैं दिखा दूँ आपको क्या है जी। ये क्वेश्चन नंबर 32 में इस चीज़ को इंस्टीट्यूट ने एड्रेस किया हुआ, ये देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ लिखा है। कहते हैं आई हैव क्वालिफाइड ग्रुप 1 ऑफ IPC, आप पास कर चुके हो, एंड अंडरगोइंग लास्ट 6 मंथ ऑफ आर्टिकलशिप, आप आर्टिकलशिप के लास्ट 6 मंथ हो, इसका मतलब आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हो फाइनल में। आई हैव टेकन ग्रुप 2 एग्जाम इन May 2017, दे भी चुके हो। इफ़ आई क्वालिफाई द सेम, अगर पास हो जाते हो, व्हेन विल माई फर्स्ट फाइनल अटेम्प्ट बी, कब। इंस्टीट्यूट कहता है दिस आस्पेक्ट इज अंडर कंसिडरेशन एट सेपरेट क्लैरिफिकेशन विल बी इशूड शॉर्टली। परेशान नहीं होना है, आप अपना क्या कहते हैं रिजल्ट तक का इंतजार कीजिए। हाँ, उससे पहले अगर आप बोलोगे कि नहीं कुछ पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसके लिए जो हम आगे डिस्कशन करेंगे उसमें शायद उसका आपका सिचुएशन एड्रेस हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है नहीं मेरा तो 100% श्योर है, मैं तो पास करूंगा ही करूंगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट, होना भी चाहिए, अच्छी बात है, इतना मेहनत कर रखे, आर्टिकलशिप आपका हो चुका है और अभी भी सेकंड ग्रुप है, इसका मतलब आप पढ़ के तो दिए होगे, 99% चांस है कि आप हो जाएगा। हो जाते तो आपको लगता है कि नहीं हमें तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना। अगर मान लीजिए हम रिजल्ट का वेट करें तो अभी रिजल्ट आने में भी तो 2 मंथ है, और हो सकता है जब तक इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन ना आया हो तो इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन आने में भी टाइम लग जाए, तो भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं जब आपका ये SFM का सिलेबस अभी डिस्कस करूंगा तो उसके बेसिस पे एक हो सकता है कुछ आपको क्लू मिल जाए कि हमें क्या करना चाहिए। तो हो सकता है उस बेसिस पे आप चाहो तो SFM के लिए आप डिसीजन ले सकते हो। वो कैसे लोगे अभी आप देखना, इधर देखिए। और या तो ये हो सकता है कि ट्रेनिंग जो है आपका अभी है, बचा हुआ है, यानी कि इसमें क्या लिखना है मुझे, सीधा अदर कंडीशन को मैं इसमें लिख देता हूँ। यानी कि ऐसा हो गया कि आपका ट्रेनिंग अब यो 1 साल भी हो सकता है कंप्लीट, 2 साल भी हो सकता है, कुछ भी है, यानी कि अदर केस है। तो अदर केस में क्या करना चाहिए, ठीक है जी। इसके लिए देखिए, अब इसका आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, अब अदर केस है तो अब अदर केस में क्या होगा कि आपका एग्जाम, चलो उसके लिए भी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि आपको कोई चॉइस ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट ही बाद में आना है, तो आपके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, नो चॉइस, गो फॉर न्यू कोर्स, न्यू स्कीम। ये कोर्स नहीं है, कुछ लोग ये मान के चलते कि नया कोर्स आ गया पुराना कोर्स हो गया, कोर्स कुछ भी नहीं है, स्कीम बदला है, ठीक है जी। न्यू स्कीम के लिए क्या करना चाहिए, आपको प्रीफर करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए दूसरा केस को हम डील करते हैं। ये तो हो गया ऐसे जिसका ग्रुप 2 का रिजल्ट अभी आना बाकी था, क्योंकि ऐसे भी कुछ स्टूडेंट वगैरह मेरे पास बहुत सारे होते हैं, तो इन लोगों का क्वेरी हमने एड्रेस कर लिया। चलिए अब देखिए आपका सेकंड क्या आ सकता है कि नहीं मैं तो पास हो चुका हूँ, ध्यान से देखिए। दूसरा ये हो सकते हैं कि आप IPC क्लियर कर चुके हो। अब इसमें भी 2 चीज़ हो सकता है, ओल्ड कोर्स का हम रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं, और या तो ओल्ड कोर्स में या कोई भी फाइनल में रजिस्ट्रेशन लेना बाकी है। 2 तरह का हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, इसको ऐसे लिखते हैं, रजिस्टर्ड इन फाइनल एट टू रजिस्टर, ठीक है जी। यानी कि या तो रजिस्ट्रेशन ले चुके हो या हमें लेना है। जब ये रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं इसका मतलब किस में ले चुके हो आप, ओल्ड में, और अब आप चाहते हो वांट टू गो फॉर न्यू, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है
क्लियरली क्या, उसको तो हमेशा आपको नए वाले को प्रेफरेंस देते, कहते जब मर्जी आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जिसको रजिस्टर्ड करवाना है, अब उसके माइंड में ये है कि ओल्ड स्कीम या फिर न्यू स्कीम। ठीक है जी, तो चलो इसको भी मैं बता दूं। देखिए ये मैं आपको डिसीजन देने वाला कोई नहीं हूँ, मैं क्यों दे सकता हूँ आपको डिसीजन, बताओ, ये डिसीजन तो आपको लेना है ना जी। सबसे पहले तो आप ये देखो, हाँ बस एक चीज़ है कि आपको डिसीजन लेने से पहले सारे पेपर का एक बार सिलेबस का चेंज देख लो। मैं आपको एसएफएम का बताने वाला हूँ, एफआर वाले सर एफआर का बताएंगे, जो डीटी आईडीटी वाले सर होंगे वो बताएंगे, और यूट्यूब पे आपको सारे मिल जाएंगे, किसी का ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, सबका मिलेंगे। लॉ वाले सर भी आपको आ जाएंगे, कोई ना कोई ऑडिट वाले भी आ जाएंगे, सारे एक सिलेबस देख लो। फिर उसके बाद देखो कितने का चेंज है, क्या हमारे को ओल्ड सिलेबस में जाना चाहिए या न्यू पे जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ओल्ड स्कीम से हम पढ़ लेंगे तो हमारे को तो कल के डेट पे मार्केट में कोई जॉब ही नहीं मिलेगा, हमें तो कोई मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगा। ऐसे पहले माइंड से निकाल दो आप। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए अभी न्यू आ गया जीएसटी, अब आप जीएसटी पढ़ोगे तो आप सीए कहलाओगे, और जो पुराने सीए जो जीएसटी नहीं पढ़ा है वो तो मार्केट से आउटडेटेड होकर निकाल दिए जाएंगे, अब उनको तो कोई काम ही नहीं मिलेगा। ऐसा तो है नहीं भाई, आप अगर क्वालिफाई कर चुके हो, नॉलेज के लिए चाहिए, और जिसको इतना नॉलेज की भूख है ना कि मुझे नॉलेज चाहिए, वो कभी भी ले सकता है, याद रखना आप। ठीक है जी, वो आप क्वालिफाई करने के बाद भी ले सकते हो, या तो आप पढ़ते हुए टाइम भी ले सकते हो, तो अच्छी बात है। अगर किसी को नॉलेज चाहिए, वो तो मैं हमेशा कह सकता हूँ कि अप्रेसेबल है, बिल्कुल अच्छा है कि आप चाहते हो कि नए तरीके से जाना बेटर है। बट मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, ओल्ड स्कीम में ऐसा नहीं कि घटिया चीज़ों पढ़ा रखा है, ज़्यादातर रीस्ट्रक्चरिंग है, और विथ जो आपको लगता है कि आज के जो बिजनेस सिनेरियो उसके हिसाब से क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकता है वो इंस्टीट्यूट लेके आया है। अच्छा है, एक सबसे अच्छा जो स्पेशलाइजेशन कर दिया वो अच्छा है। तो ये चीज़ पहले माइंड से निकाल दो कि नहीं हम स्कीम न्यू स्कीम में ही जाएंगे, ये तो पहले निकाल लो। और ये डिस्कशन में आपको थोड़ा सा इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा कुछ में लॉजिक के साथ। ठीक है जी, वो में आइएगा। तो ये जितने भी है इन लोगों का अभी जो है ये आंसर मैं दे देता हूँ, ये जितने भी चीज़ मैंने लिखा है तीनों केस एड्रेस हो जाएगा। ये आप डिसीजन लेना, मैं इशू को क्या कर रहा हूँ आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ, और फिर ये डिस्कशन के बाद में अपने सिलेबस पे आ जाऊँगा। ठीक है जी, क्योंकि पहले ही सिलेबस बोलने का कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन है वो यहाँ है। ठीक है जी, और जब मेरे पास आएगा और एसएफएम तो मैं उसमें भी बता दूंगा क्या क्या चेंजेज है हमारा। देखिए आपका क्या सिचुएशन हो सकता है, इंस्टीट्यूट ने जो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिया है ओल्ड स्कीम के लिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो दिया है आपका नवंबर 2020 तक का आपको पॉसिबिलिटी दिया है। यानी कि जिसका अटेम्प्ट अभी ड्यू है मई 2017 में, सोचना छोड़ दो, कुछ मत सुनो ना, तो कुछ आपको यूट्यूब देखना है, किसी टीचर का कुछ भी नहीं सुनना है, आप सीधा जाइए मई 17 में अपियर हो। नहीं हम तो ये अटेम्प्ट स्किप कर देंगे, क्यों? क्योंकि हम मई 18 में अगर अटेम्प्ट होंगे अपियर होंगे तो एक तो जीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में जीएसटी पढ़ना है। ओल्ड स्कीम में भी जीएसटी है, न्यू स्कीम में भी जीएसटी है। अगर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की बात करोगे तो वो आपका सेम ही मिलेंगे। जैसे आप अगर बहुत लोग कहते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन आ गया डायरेक्ट टैक्स में, वो जो इंटरनेशनल टैक्सेशन आपका जो 30 मार्क्स में पूछे जाएंगे उसमें से मोर देन 20 मार्क्स तो हम ऑलरेडी पढ़ के देखे, हमने अभी सिलेबस देखा है। आपको ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ना है, आपको DTAA पढ़ना है, वो तो हमने भी पढ़ा था अपने टाइम पे जी, हमारा ओल्ड के स्कीम हुआ करता था। हाँ, जो इलेक्टिव पेपर में जाएंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में उसके लिए बहुत सारी चीज़ आएगा। ठीक है जी, तो बहुत सारा ऐसा नहीं होना है कि हम एक अटेम्प्ट डिले करेंगे न्यू स्कीम के लिए। मुझे नहीं लगता ये डिसीजन आपका सही है, आप इस चीज़ को भूल जाइए, मई 17 अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि एक अटेम्प्ट डिले करना हो सकता है। अब वो लोग न्यू स्कीम में जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर जाइए न्यू स्कीम में, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ तो आपका डिले हुआ। उस 6 मंथ में आप कहीं पे अगर आप ज्वाइन कर लेते, कहीं पे आप अगर काम करना स्टार्ट कर देते, अगर 50,000 का भी मंथली आता है, 3 लाख का लॉस, ये क्यों नहीं कैलकुलेशन कर रहे हो आप? ठीक है जी, और अगर आपको ऐसा लगता है तो उसी बीच में आप नॉलेज भी अपडेट कर लेना, जो आपके पास टाइम होगा नॉलेज अपडेशन के लिए बहुत सारे टाइम है, बट टाइम का वेस्ट मत करो। ये 6 मंथ जो है हो सकता है कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि 6 मंथ की वजह से किसी को 2 साल लग जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी है। ठीक है जी, चलो उस एग्जाम्पल को डिस्कस करना मेरा अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मई 17 नो चॉइस, हमेशा बिंदास जाओ, गो फॉर ओल्ड स्कीम। ठीक है जी, इसके लिए वेट मत करो, डू नॉट वेट फॉर न्यू। भूल जाओ, अरे आपका मई 17 में अगर अटेम्प्ट है तो आपने तो पहले भी पढ़ भी चुके होगे। ठीक है जी,
पहले पढ़ भी चुके होगे कुछ, बस कुछ पढ़ना होगा, पढ़ लो फटाफट उसको। इसमें तो खैर ज़्यादातर बहस करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद आपका न्यू सिलेबस का पहला जो अटेम्प्ट होंगे मई 18, ये न्यू में होंगे, ठीक है जी, न्यू का भी होंगे, ओल्ड भी होंगे। चलो तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे हमारा न्यू भी होगा और यहाँ पे ओल्ड भी होगा। अब आप किसको प्रीफर करना चाहोगे, सोचिए। अब आप मान लीजिए आपका अटेम्प्ट ड्यू ही होता है मई 18 में, क्या न्यू सिलेबस न्यू स्कीम में जा सकते हो? सोच के देखना, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आपको सपोर्ट मिलेगा? क्या लगता है आपको 8 पेपर का सपोर्ट मिल जाएगा विदिन 1 ईयर के अंदर? नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेंगे। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी पता है कि जब भी कोई चीज़ है, हाँ ठीक है कंटेंट्स वाइज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे तो ठीक है, हम इमीडिएट भी करा सकते हैं, लेकिन कंटेंट्स वाइज बहुत सारे पेपर में बहुत सारे ऊपर नीचे हो रखा है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मई 18 वाले न्यू स्कीम के लिए इमीडिएटली विदिन 1 ईयर में 8 पेपर आप प्रिपेयर कर लोगे, मुझे नहीं लगता है। और अगर मई 18 आपका अटेम्प्ट है, इसका मतलब आप कुछ पेपर पढ़ भी चुके हो, एसएफएम ले चुके हो सकते हो, एफआर ले चुके हो सकते हो, आपका क्या कहते हैं कॉस्टिंग लिए हो चुके हो सकते हो, देन फिर क्यों आप परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है जी, कोई सुनना नहीं है, आप जाइए ओल्ड कोर्स में, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला तब तक, इतना जल्दी आपको नहीं मिलेगा। और अनसर्टेनिटी भी है मई 18 में। अनसर्टेनिटी क्या है? क्योंकि देखो आपको टीचर जितने भी, अगर मान लीजिए मई 18 तक अगर कोई भी पेपर आपको करा देता है, चलो आप सोचते हो कि मैं एक ग्रुप के लिए अपीयर हो जाता हूँ, एक ग्रुप के लिए अपीयर भी हो गए तो अनसर्टेनिटी कैसे अराइज होता है? देखो चलो मेरे बात कर लीजिए, मेरी बात करो आप, मान लीजिए मुझे ही पढ़ाना है, तो क्या लगता है, क्या मैं भी जो आपको पढ़ाऊंगा भी जितने भी चीज़ इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट पे फोकस होकर ही तो पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। अब मैंने तो आपको स्टडी मैट पूरा का पूरा कवर करा दिया, लेकिन अब इंस्टीट्यूट किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करेगा क्वेश्चन के लिए, ये हमें नहीं पता ना अभी। जैसे अगर मान लीजिए कुछ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह भी है, अभी भी टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास था, आने वाले टाइम पे भी टेक्निकल एनालिसिस है, बट जिसको हम लोग प्रैक्टिकल मार्केट में यूज भी करते हैं, मार्केट में हम यूज करते हैं, कैसे सपोर्ट डिसाइड करना चाहिए, कैसे रेसिस्टेंस डिसाइड करना चाहिए, ठीक है जी, चार्ट क्या कहता है, कैंडल चार्ट कैसे बनते हैं, लाइन चार्ट क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो चार्ट जिस पे पूरे के पूरे एनालिस्ट जो है सारे अपने कॉल दे दे के आपको पैसे कमाता है, जो ये क्या कहते हैं एडवाइजर वगैरह, वो सारे चीज़ हमें पढ़ना है। लेकिन आज तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा ना, जब क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ना तो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है ना टीचर पढ़ाना चाहता है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब मैं तो आपको सिलेबस कवर करा दिया स्टडी मैट से, लेकिन अब इंस्टीट्यूट किस एरिया को ज़्यादा फोकस करेगा क्वेश्चन के लिए हमें कैसे पता? भी हो सकता है वहाँ पे उस एरिया पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जहाँ से क्वेश्चन आ गया, बताओ अनसर्टेनिटी तो है ही उसके लिए। हाँ, 1-2 अटेम्प्ट में पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूट का क्या पैटर्न रहता है, कैसे उसने करा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मई 18 या नवंबर 18 की भी मैं कर दूं, मैं नवंबर 18 को भी इसी कैटेगरी में रखूंगा, याद रखना आप, मई 18 और नवंबर 18 दोनों को मैं इसी कैटेगरी में रखूंगा। एक साल में अगर नहीं है तो 1.5 साल भी आपके लिए कम है न्यू कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना। स्टिल आपको लगता है कि नहीं हमारे को न्यू कोर्स में बहुत सारे चीज़ मिलता है कंटेंट्स वाइज, तो देख लीजिए एक बार कंटेंट्स एनालाइज कर लीजिए। मैं कंटेंट्स का मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। एफआर में ओल्ड स्कीम में भी आपको इंडियन अकाउंट इंडियस पढ़ना है, न्यू स्कीम में भी इंडियस पढ़ना है, ठीक है जी। ओल्ड स्कीम में आपको वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी पढ़ना था। ओल्ड स्कीम में एफआर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि वो कॉर्पोरेट का जो वैल्यूएशन है वो न्यू सिलेबस में एफआर से निकाल के एसएफएम के अंदर डाल दिया गया है। इसका मतलब आप एफआर में पढ़ो या एसएफएम में पढ़ो, आपको कॉर्पोरेट का वैल्यूएशन आता है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में आ जाइए। अब हम आ जाते एसएफएम की बात करो। एसएफएम में भी रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं थोड़ा सा बता दूं क्या रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है। जो कैपिटल बजटिंग हम फाइनल में पढ़ा करते थे वो कैपिटल बजटिंग को आईपीसी में ला दिया गया, ठीक है जी। इसका मतलब आईपीसी में चला गया तो चलो ठीक है, वो कैपिटल बजटिंग पढ़ना रह जाएगा, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप न्यू स्कीम में जाओगे तो, ओल्ड स्कीम में रहोगे तो पढ़ना पड़ेगा। डिविडेंड डिसीजन यहाँ से फाइनल से निकाल के आईपीसी में डाल दिया गया। फिर उसके बाद लीजिंग डिसीजन फाइनल से निकाल के आईपीसी में डाल दिया गया। ये आपका 3 चैप्टर यहाँ से कम कर दिए गए, ठीक है जी। तो उसके बदले लाए भी तो गए। हाँ, 2-4 चीज़ है जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंस से लिंक है, जैसे कुछ इस्लामिक फाइनेंस वगैरह है, तो ठीक है वो सब चीज़ जो है वो आपको अगर दूसरे कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे यूज हो सकता है, तो वो चीज़ अलग से पढ़ लेना ना, ठीक है। अब आज इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको ओल्ड स्कीम में भी जीएसटी पढ़ना है, न्यू स्कीम में भी जीएसटी पढ़ना है, कोई चेंज है ही नहीं आपके लिए। मैं अगर बात करूँ कि क्या कहते हैं डीटी के लिए, डीटी में भी आपको जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के पीछे जो भाग रहे हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन आपको जो मेन कोर्स मेन पेपर में जो उतना ही है जितना आपको पहले पढ़ना था। हाँ, अगर इलेक्टिव पेपर के लिए आप जाना चाहते हो, इलेक्टिव पेपर के लिए, तो वो तो आपके अलग अलग इंटरेस्ट होता है, आप किस इंटरेस्ट में जाना चाहते हो उस पर देखना चाहिए। बहुत सारे लोग फाइनेंस के कैरियर बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें तो फाइनेंस में ही जाना है, और फाइनेंस में हमें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरह देखना है, हमें तो मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट बनना है,
बहुत सारे चीज़ें। तो अगर उस तरीके का है तो आप उस केस में फिर कुछ लोग फाइनेंस के चूज करेंगे, नहीं हमें तो रिस्क मैनेजमेंट ही पढ़ना है, नहीं हमें तो फाइनेंशियल क्या कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज जो है यानी कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वही पढ़ना है। हाँ देन अलग चीज़ है, ठीक है जी। आपको फाइनेंस में कैरियर बनाना है अलग करो, आपको टैक्सेशन में कैरियर बनाना है आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में चले जाओ, आपको मान लीजिए अकाउंट में क्या कहते हैं कैरियर बनाना है फिर ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चले जाओ, सब है। यानी कि इसे ऐसे समझ जाओ आप हर चीज़ के लिए एक इलेक्टिव दिया है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो वो इंटरेस्ट आप पास करने के बाद भी कर सकते हो, टेंशन मत लो ज़्यादा। आप देखो प्रैक्टिकल होके सोचा करो, सुनो सबका करो अपने मन का। याद रखना मैं भी कह रहा हूँ ना, हो सकता है मैं कह रहा हूँ कि ओल्ड स्कीम में जब आपको लगता है ना मुझे तो न्यू में ही जाना है, देन गो फॉर न्यू। एक चीज़ याद रखना, सुनो सबका, हमेशा मानो अपने दिल का, क्योंकि वो अल्टीमेट जो जज दे करके देता है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है और अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आता है। और एक बार अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आ गया तो आप कुछ भी करोगे पॉजिटिवली जाता है, ठीक है। तो आप चले जाइएगा, बट जो मेरा अपना व्यूज है उसके हिसाब से। मान लीजिए आपके प्लेस पे मैं होता तो मैं क्या करता, अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं मई 18 और नवंबर 18 मेरा अगर अटेम्प्ट होता तो मैं बिना कुछ सोचे समझे किसी का कुछ नहीं सुनता, मैं ओल्ड सिलेबस में जाता, ठीक है जी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, ओल्ड सिलेबस नहीं है ओल्ड स्कीम है, न्यू स्कीम है, याद रखना। एक कोर्स नहीं है ओल्ड न्यू, स्कीम अलग है। और हमें कोर्स में बहुत ज़्यादा का चेंज नज़र नहीं आ रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब डेफिनेटली गो फॉर ओल्ड स्कीम, ठीक है जी। चलो ये दोनों के लिए मैंने क्या बोल दिया जी, आपको जाना चाहिए ओल्ड स्कीम में, ठीक है। ये मेरा अपना सोच है, पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, आपको बुरा लगे कोई बात नहीं। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ भी हम बोले वो सबको अच्छा लगे, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। अब आ जाइए आगे। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं मेरा तो मई 19 है, कुछ लोग कहते हैं मेरा तो नवंबर 19 है, कुछ लोग कहते हैं मेरा तो, इसमें थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, दोबारा इसको बीच में इंसर्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा तो नवंबर 19 है, कुछ लोग कहते हैं मेरा तो मई 20 है, ठीक है जी। ये 3 मिल सकता है। जो अब तक मई अप्रैल तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका अटेम्प्ट ड्यू हो रहा होगा नवंबर 19 में। तो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट ही ड्यू हो रहा है मई 19 में, अब क्या किया जाए, अब आप जा सकते हो, अब जाइए न्यू स्कीम के लिए, क्योंकि अब आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब तक अब यानी कि करेंट डेट से अगर आप चेक करो तो ऑलमोस्ट आपके पास 2 ईयर्स में 1 मंथ कम है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं अब 2 साल आपके लिए सफिशिएंट है, 2 साल प्रिपरेशन के लिए भी सफिशिएंट है, हर चीज़ है। और स्कीम अच्छा लाया गया है, अच्छा स्कीम है, नो डाउट इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत किया हुआ है इस स्कीम के अंदर, तो हर चीज़ में अच्छा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा देखना, क्योंकि कुछ मई 19 वाले कुछ पेपर पढ़ चुका होता है, ठीक है जी। और कुछ पेपर पढ़ चुका होता है तो उस केस में अब आप उसके लिए वो चीज़ देखना पड़ेगा कि कंटेंट्स कितना चेंज हो रहा है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज होगा, आप उसको क्या कहते हैं देख सकते हो। मेरे हिसाब से इसके बाद का है ना, इसके बाद वाले को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर 1-2 पेपर पढ़ भी चुके हो तो मैनेजमेंट हो सॉरी क्या कहते हैं कि उसको हम उसको आप ठीक ठाक कर सकते हो, यानी कि आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। अब मैनेज कैसे करोगे, 2 पेपर पढ़ लिया, एसएफएम पढ़ लिया, कॉस्टिंग पढ़ लिया, एफआर पढ़ लिया, ठीक है। वो पढ़ लिया है तो उसमें हाँ कॉस्टिंग में थोड़ा सा है, कंटेंट्स वाइज बहुत ज़्यादा चेंज है, हमारे में भी चेंज है, लेकिन वो कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से वो अरेंजमेंट हो जाएगा अगर 2-3 पेपर हो रखा है तो, ठीक है जी। आप उसको मैं बोल सकता हूँ आपको गो फॉर न्यू स्कीम, ठीक है जी। चलो अब ये तो मेरा अपना ओपिनियन था, क्योंकि उस टाइम तक आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो चुका रहेगा। यानी कि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके क्लास ही करो, ठीक है जी। हाँ मेनली एक चीज़ तो होता है आज के डेट पे, सपोर्ट का मतलब ये होता है आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो चुका होगा, आपके पास सर्टेनिटी होंगे क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ लोग क्लास भी करना चाहते हैं उनके पास क्लास अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। हर चीज़ होंगे। सपोर्ट का मतलब ये हमेशा नहीं होता है कि मैं टीचर हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आ जाओ और पढ़ लो मेरे पास। मैंने ना तो आज तक कभी स्टूडेंट को बोला है कि आओ मेरे पास पढ़ लो, और ना तो मैंने किसी एक स्टूडेंट को आज तक बोला हो कि आप मेरे पास पढ़ने के लिए भेज दो, ठीक है जी। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे से बेनिफिट हो रहा है आप मेरे पास आइए, आपको लगता है नहीं मैं आपके बेनिफिट नहीं दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें चूज कीजिए आप, ठीक है जी। बट हाँ मेरा कोशिश ये रहता है कि आपको बेनिफिट 100% हो, आपको मेरे पास बेनिफिट होता है, आप जान लीजिए मैं जो बोलता हूँ वो समझ आता है नहीं आता है, मैं क्या कहता हूँ, तब उसके बाद आइए, ठीक है जी। सपोर्ट का मतलब कभी इसको निगेटिवली मत लेना कि मैं कहता हूँ टीचर हो तो मेरे पास आ जाओ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको चूज करने के लिए अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है जी। चलो मैं अपने एसएफएम के कोर्स में चले जाता हूँ फटाफट, ठीक है जी। एसएफएम का कोर्स मैं आपको डिटेल बता दूँ।
सिलेबस एसएफएम में मैं मोटा मोटा आपको बता दूं अगर, तो देखिए ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में कितना चेंज आपको नज़र आता है। ठीक है जी, मैं आपको यहीं पे दिखाई देता हूँ। ओल्ड स्कीम, यह है न्यू स्कीम। अगर आप मेरे से मोटे तौर पे पूछोगे, जो अपेरेंटली नज़र आता है, एक एक करके छोटे छोटे चीज़ को अगर मैं ना देखूं, ठीक है जी, तो देखिए ओल्ड स्कीम में हमारे पास कैपिटल बजटिंग हुआ करता था। मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस। कैपिटल बजटिंग हुआ करता था, ठीक है जी। वो कैपिटल बजटिंग अब आपके न्यू सिलेबस में नहीं है, एक्सेप्ट मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग को रखा है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज से लिंक है वो आपके है, ठीक है जी, नहीं है, बट अभी भी है एक्सेप्ट मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, यानी कि वो अभी भी आपके पास है, यानी कि न्यू सिलेबस से आपको हटा दिए गए कैपिटल बजटिंग को मोटा तौर पे। अब कुछ वाल्टर मॉडल, कुछ लिंटर मॉडल, कुछ गॉर्डन मॉडल, एमएम अप्रोच, डिविडेंड डिसीजन पढ़ा करते थे पहले कभी। ये आपका जो डिविडेंड डिसीजन है, ये डिविडेंड डिसीजन आपका न्यू सिलेबस में अब नहीं रहा। तो ये कहाँ चला गया? अच्छा ये तो बताया ही नहीं मैंने, ठीक है जी, ये कहाँ चला गया अब न्यू में? ये कैपिटल बजटिंग हो गया, वो आपका ट्रांसफ़र हो गया आईपीसी में, आईपीसी न्यू में चला गया है अब, ठीक है जी। ये जो डिविडेंड डिसीजन है ये भी आईपीसी बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि नाम तो बदल चुका है अब, ठीक है जी, इसका नाम कर दिया, इंटर के न्यू कोर्स में जा चुका है ये, जो आपका कैपिटल बजटिंग जो भी पढ़ते थे, जैसे हम लोग पढ़ते थे क्या कहते हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, फिर उसके बाद क्या कहते हैं सिमुलेशन पढ़ते थे, फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पढ़ते थे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ते थे, जितने भी चीज़ था इवन सिमुलेशन तक आईपीसी में डाल दिया इंस्टीट्यूट, ठीक है जी, बेरहम की तरह सिमुलेशन, चलो जो भी है इसमें हम क्यों बात करें, ठीक है जी, वो सारा आपका आईपीसी में जा चुका है। फिर से मैं आईपीसी बोल दिया, गलत, इंटर न्यू कोर्स में ये जा चुका है, यानी कि आपका फाइनल से न्यू कोर्स में अब नहीं रहा। अब देखते हैं आगे। उसके बाद मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो जो हम लोग लीजिंग डिसीजन पढ़ते थे वो लीजिंग डिसीजन अब आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी, ये देखिए लीजिंग डिसीजन अब आपका नहीं रहा इसमें, तो फिर ये भी कहाँ चला गया? ये भी हमारा चला गया हाँ जी, ये भी जा चुका है इंटर न्यू में, ठीक है जी। तीन मोटा मोटा जो है ये आपका उठा के यहाँ से हटा दिया गया। अगर मैं देखूँ तो कितने क्लास का सेव हो सकता है, ठीक है जी, ये लास्ट के टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कुछ इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो फिर बोलोगे इसकी वजह से अब क्या हुआ, क्या क्या एडिशन किया तो इंस्टीट्यूट ने, जैसे हमें लगता था कि कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लाया गया है तो एसएफएम में से कुछ डेरिवेटिव हटा दिया जाएगा, कुछ म्यूचुअल फंड हटा दिया जाएंगे, कुछ उसमें से पोर्टफोलियो हटा दिए जाएंगे, वो कैपिटल मार्केट में रखेंगे, तो एसएफएम में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस होंगे, वो कुछ इस्लामिक फाइनेंस वगैरह डालेंगे, ये पहले लगता था, लेकिन अब तो कोर्स आ चुके हैं। बट ये हमारा सोच जो था वो गलत था। वो कहते नहीं वो तो सब पढ़ना ही है आपको, ठीक है जी, हाँ उसके अंदर का कंटेंट्स में आप कितना मॉडिफिकेशन करते हो वो अलग चीज़ है, बट अपेरेंटली जो हमें नज़र आता है वो आपको मेन चीज़ देखो, हमारे कोर्स का 65% तो फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव पोर्टफोलियो एंड ओटीसी डेरिवेटिव है, ठीक है जी, जिसको स्वैप एफआरए वगैरह हम ओटीसी डेरिवेटिव में करते हैं, जिसको इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट करते हैं। इंटरेस्ट रेट का रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हम मेरे हिसाब से वो ओटीसी डेरिवेटिव है, जो क्योंकि मैंने उसमें रखा हुआ है ओटीसी डेरिवेटिव के अंदर। ये चारों चीज़ तो मुझे लगता था कि ये चारों चीज़ एज इट इज है आपका, यानी कि एज इट इज तो नहीं बोल सकते, अब वो अंदर में कितना कंटेंट चेंज करते हैं वो तो अब आपको जब स्टडी मैट जब तक ना आ जाए तब तक नहीं कह सकते कि इसका रीजन है, क्योंकि अगर कुछ भी माइनस नहीं किया, अगर मैं इसमें सिंपली बताऊं, इसमें से आपको ऑलमोस्ट, चलो ठीक है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग को हटा दो तो चलो ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें से 6 to 7 क्लास आपका सेव हो जाएगा, डिविडेंड डिसीजन का 2 लेक्चर सेव हो जाएंगे, लीजिंग डिसीजन का 2 to 3 लेक्चर्स आपका सेव हो जाएगा, चलो ठीक है, मान के चलिए 2 या 3 कभी हो जाते, इतना ले ले, बताइए आप कितना हो गया, 7 8 9 10 11 12 10 12 क्लास आपका सेव हुआ है। बट उसके वजह से अब आपका और भी कुछ इंसर्ट हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको सिलेबस पे, ठीक है जी, आ जाइएगा, ये सिलेबस देखते हैं। ये देखिए मैं अगर आपको बताऊं, हाँ जी ये रहा हमारा
फाइनल का सिलेबस, ये रहा फाइनल का सिलेबस। वैसे आप लोग के पास भी है, उसको आप अपने पास रख लीजिए, इसको आप एक बार देख लीजिए ओवरव्यू। मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ कैसे कैसे है जी। ये देखिए जी 150% कर देता हूँ मैं इसको। हाँ जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले सर बताएंगे आपको, ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जितना भी नज़र आता है, पहले हुआ करता था कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, वो हमारे वाले में अपेरेंटली जो मोटा मोटा, हाँ ये चीज़ तो मैं लिखना ही भूल गया, इसमें अपेरेंटली जो सबसे ज़्यादा आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन जो लाया गया है वो है, सॉरी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ये नहीं हुआ करता था पहले, ठीक है जी। था बिजनेस वैल्यूएशन था हमारे पास, बिजनेस वैल्यूएशन हम भी कराते थे, बट उसमें बहुत छोटा टाइम देते थे, 12-13 क्वेश्चन हुआ करता था, वो एसएफएम में भी आ गया था, उधर अकाउंट्स में भी था, तो वो वाले क्वेश्चन हम कवर कराते थे, ऐसी बात नहीं कराते थे। लेकिन अब ये पूरे के पूरे उठा के अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो उधर से आया करता था वो अब यहाँ पढ़ना होगा। तो एक मेन चीज़ जो है, जो पहले हमारा नहीं हुआ करता था वो अब होगा, वो है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। यानी कि मैं इसको एक तरीके से बोल दूं तो ये आपका पहले ओल्ड स्कीम में, आपका ये ओल्ड स्कीम में ये पहले एफआर में पढ़ा करते थे आप। इसका मतलब कंटेंट्स वाइज आप ओल्ड में जाओगे तो एफआर में पढ़ोगे, न्यू में आओगे तो आप एसएफएम में पढ़ोगे, ठीक है जी। और होना भी चाहिए था। देखो बहुत बार स्टूडेंट आके कहते थे मुझे, सर ये ना हमने बिजनेस वैल्यूएशन एफआर में पढ़ा है, वहाँ पे टाइम वैल्यू इतने सारे यूज होता है, हमारे सर कहते हैं कि रेफर टू टाइम वैल्यू, सॉरी एसएफएम फॉर टाइम वैल्यू, ठीक है जी। और वहाँ पे बहुत सारे जैसे पी फैक्टर हो गया, ई की पावर समथिंग आ गया, बहुत सारी चीज़ आया करता था, ठीक है जी। तो कहते सर वो रेफर टू एसएफएम, तो जब हम एसएफएम में पढ़ना है तो सर क्यों तो डाल दिया। तो ये अच्छा किया, कम से कम जो एसएफएम वैल्यूएशन वाले चीज़, जो आपका वैल्यूएशन करने के लिए टाइम वैल्यू यूज करना है, तो वैल्यूएशन करने के लिए एफएम में होनी चाहिए ना, रीस्ट्रक्चरिंग अच्छा है, ठीक है जी। तो चलिए ये आपका सिलेबस आ चुका है यहाँ पे, ये सिलेबस देख लो जी क्या कहता है आपका। चलिए ये तो एफआर की बात था, चलो एफआर को हम थोड़ा देर के लिए भूल जाए, हम अपने पेपर पे कंसंट्रेट करें, एसएफएम की बात करते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी पहले भी हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन पहले भी हम नहीं पढ़ते थे, अभी भी नहीं पढ़ेंगे शायद, क्योंकि वो पढ़ते थे बट वो थियरी में हुआ करता था, प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ते, ठीक है जी। मैं अगर थियरी की बात करूँ तो पहले जो आया करता था वो थियरी में आया करता था, अभी भी जो उम्मीद है वो थियरी में आएंगे, तो उसमें कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई चेंज आ गया। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है जी, वो भी थियरी का है, जो भी है वो रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम लोग जो जनरल डिस्कशन करते हैं मार्केट के लिए, बार बार कहते रहते हैं कि कैसे मार्केट में आरबीआई का पॉलिसी, जो भी कुछ है आरबीआई का पॉलिसी ये आया, आज आरबीआई ने ये डिसीजन लिया, आज गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन किया, आज जीडीपी का ये डेटा आया, आज ये सारा चीज़ हो गया, तो वो जो हमारा इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, सब ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट थियरी में पूछ दिया करते। अगेन हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें कुछ नहीं, बट हाँ ये नया आया हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, वही वाले जो इलेक्टिव पेपर है ना आपका, जो इलेक्टिव पेपर जो आप लेने वाले हो उधर 6th पेपर में, 5, 4, 5, 6, हाँ जी 6 में, उस इलेक्टिव में जो एक आपका 100 मार्क्स का रिस्क मैनेजमेंट है, वो रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे डाला हुआ है ताकि आपको ये पता चले वहाँ पे। वैसे पहले भी हम रिस्क मैनेजमेंट करते थे, बट पहले हम सिक्योरिटी का रिस्क मैनेजमेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे जो आपका कंटेंट्स वाइज नज़र आ रहा है वो ये कहते हैं इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ये देखिए ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है जी। अब ये फाइनेंशियल रिस्क जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ रिस्क फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, अब जैसे बिजनेस का कुछ रिस्क है अलग अलग है, तो अगेन ये जो अभी नज़र आता है ये आपका अपेरेंटली यहाँ से मेरे हिसाब से, क्योंकि पोर्टफोलियो अभी है ही, तो जब पोर्टफोलियो का रिस्क अलग है ही, सिक्योरिटी का रिस्क अगर उसने अलग से डाला ही है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का रिस्क जिसको हम लोग पहले पढ़ा करते थे, मैं आपको बताऊँ पोर्टफोलियो में कुछ हम लोग एसेट्स बीटा वगैरह, कुछ प्रॉक्सी एंटिटी वगैरह कुछ पढ़ा करते थे, यानी कि इस तरीके से हम कॉर्पोरेट का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रिस्क हो सकता है, अगर हम अपने रिस्क हमारे को पता ना चले तो हम पड़ोसी के रिस्क से अपना रिस्क डिसाइड करते हैं, तो वो सारा चीज़ हो सकते हैं। अब वेट फॉर स्टडी मैट, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, अगर आप पोर्टफोलियो उधर पढ़ते हो तो। हाँ रिस्क तो समझना है, ठीक है, रिस्क टेढ़ा है, लेकिन हम तो पोर्टफोलियो पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से तो रिस्क का हमारा मोटा मोटा आइडिया आ चुका होगा ना, रिस्क का वैल्यूएशन कैसे करते, ट्रेंड कैसे एनालिसिस करते, सब आ चुका रहेगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। आज ही इधर सिक्योरिटी एनालिसिस पे, ये पहले भी हुआ करता था, अभी भी है, नो चेंज, यानी कि अब हम कह सकते हैं अभी तक आपका जो एडिशन हो गया, एक आपका एडिशन क्या हुआ देखिए, पहले नहीं हुआ करता था, अब हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, और पहले नहीं हुआ करता था, अभी है, एक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जो अलग से रिस्क पढ़ते थे लेकिन वो सिक्योरिटी का पढ़ते थे जो पोर्टफोलियो के अंदर है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क की बात कर रहा है।
रिस्क मैनेजमेंट पहले नहीं हुआ करता था, अब हमारा आएगा। ठीक है जी, और आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए फिर सिक्योरिटी एनालिसिस पे चले तो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में इसी की बात करता हूँ। ये देखिए थियरीज ऑफ प्रिंसिपल, चार्टिंग टेक्निक्स, ये जो आपका चार्टिंग टेक्निक में जैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस को डिसाइड करना, जैसे मैंने बोला आपको मार्केट में कैंडल चार्ट होते हैं, इंस्टीट्यूट ने हमारे उसमें रखा हुआ है, जैसे बॉलिंगर बैंड वगैरह है, ये सारे आपका टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। बट वो चीज़ डाला तो है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछे इंस्टीट्यूट तभी तो बच्चे पढ़ेगा, उस एरिया को कवर नहीं कर रहा ना एग्जामिनेशन में। जब एग्जामिनेशन में कवर नहीं करेगा तो ना बच्चे पहले पढ़ते थे, और अभी भी अगर कवर नहीं करेगा तो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ता है। ठीक है जी, अभी कुछ स्टॉक मार्केट का ग्रुप है, अब उसमें कुछ बच्चे लोग हमेशा, जैसे अब मैंने कमिटमेंट भी किया था पीछे, बट अभी तक भी मैं उसको दे नहीं पाया। ठीक है जी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। कहते सर एक वीडियो बना दीजिए मुझे चार्ट एनालिसिस के लिए, जिसमें मैं कैंडल एनालिसिस देख लूँ, जिसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस डिसाइड करूँ, कैसे मूविंग एवरेज को हम लोग सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, कैसे हमारा रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट भागते हैं, कैसे हमारा क्या कहते हैं सपोर्ट तोड़ने के बाद ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो सारा चीज़ है, तो वो सारा चीज़ बताना है। अब क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन पूछने लग जाए, देखो अब कैसे स्टूडेंट पढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसका मतलब हम कह सकते हैं पहले भी था अभी भी था, नो चेंज। सिक्योरिटी वैल्यूएशन नाम उसने अलग तरीके से रख दिए, सिक्योरिटी वैल्यूएशन खैर पहले भी था। ठीक है जी, अब वो जो भी चीज़ है सिक्योरिटी वैल्यूएशन ऐसे सिंपली समझ जाइए, वो कंटेंट्स वाइज इसमें वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर, वैल्यूएशन ऑफ सारे शेयर अलग रख रहे हैं। ऐसे हम लोग पहले पढ़ते थे बॉन्ड वैल्यूएशन अलग, शेयर वैल्यूएशन अलग, हर चीज़ को अलग, तो मर्ज करके पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन पहले भी था अभी भी है। ठीक है, अब आ जाइए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारा पहले भी हुआ करता था, अभी भी है, कोई सेविंग नहीं हुआ। ठीक है जी, हाँ, लेकिन अंदर के जो कंटेंट्स है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब तक स्टडी मैट ना आ जाए तब तक अंदर कितने रिवीजन करता है वो हमें अभी पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, चाहे मैं जितना मर्जी बोल दूँ सेम है, चाहे मैं जितना मर्जी बोल दूँ सेम है, लेकिन याद रखना उसके बावजूद भी जब हम स्टडी मैट आपको बनाएंगे तो वो स्टडी मैटर का पैटर्न पूरा का पूरा बदल जाएगा आपका। एक चीज़ ये याद रखेंगे, उसका रीजन है क्योंकि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखिए पोर्टफोलियो एनालिसिस, सिलेक्शन, कैपिटल मार्केट थियरी, ये सारा चीज़ जो है मैं सिंपली समझ जाइए वो आपके पहले भी था अभी भी है। हाँ, एक आप पे सिक्योरिटाइजेशन पहले नहीं हुआ करता था, अब इसने एडिशन किया है 7th नंबर। पहले हमारा नहीं हुआ करता था, अब आ रहा है सिक्योरिटाइजेशन। अब वैसे देखा जाए तो सिक्योरिटाइजेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है जी, डेट सिक्योरिटाइजेशन, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी, बहुत सारी चीज़ आपने पहले पढ़ा था। ठीक है जी, कार लोन किसी को दिया, सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा हुआ तो है, लेकिन उस सिक्योरिटाइजेशन को जिस तरीके से उसने प्रेजेंट किया अपने सिलेबस के अंदर, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ एक लाइन के थियरी से नहीं चलेगा जो आप पहले डेट सिक्योरिटाइजेशन पर लिख के आ जाया करते थे कि बहुत सारे एसेट्स का पूल बना देते हैं, एसपीवी को हम ट्रांसफर कर, उससे काम नहीं चलने वाला। उसके जो जिस तरीके से उसका इंटेंशन नज़र आ रहा है, इंट्रोडक्शन, बेनिफिट, पार्टिसिपेंट कौन कौन कर सकता है, मैकेनिज्म, प्रॉब्लम इन सिक्योरिटाइजेशन क्या है, सिक्योरिटाइजेशन का इवन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हम थियरी में पढ़ के छोड़ते वो सारा है। इसका मतलब मुझे जो नज़र आता है कि ये मेजर उसमें कुछ चीज़ वगैरह प्रैक्टिकली भी डालने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड पहले भी हुआ करता था अभी भी है, लेकिन हम कह सकते हैं ये म्यूचुअल फंड को उसने फाइनेंशियल सर्विसेज जो इलेक्टिव पेपर है हमारा उसमें ज़्यादा डाला गया है। यहाँ सिर्फ 3 लाइन लिख के छोड़ दिया है, मीनिंग, इवोल्यूशन, टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। इसका मतलब इसने दो चीज़ पे बात नहीं करा, रिटर्न एंड एनएवी पे बात नहीं करा। जब रिटर्न और एनएवी पे बात नहीं किया, इसका ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि रिटर्न और एनएवी, जैसे मैं आपको आऊँगा उधर मैं दिखा दूंगा आपको। ये देखिए मैं चलता हूँ 6 नंबर पेपर पे, पहले चले ही जाता हूँ, उससे दिखा देता हूँ आपको। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि म्यूचुअल फंड पढ़वा रहा है आपको, लेकिन वो ये कहता है कि ज़्यादा फोकस यहाँ मत करो, ज़्यादा फोकस कहाँ करना आप, जो इलेक्टिव पेपर आपको दे रखा है उसमें करना आप। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट, चलो इस पर हम अभी बात करेंगे। ये हमारा आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आ गया, ये रहा, नो अरे आजा भाई, ये रहा फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। चलो मैं नाम उल्टा बोल रहा था, कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट है। ठीक है जी, इसमें देखिए यहाँ पे आपको इन्होंने मनी मार्केट, चलो ये मनी मार्केट वगैरह तो ये हम पहले भी देखते थे, अब थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये रहा म्यूचुअल फंड, यहाँ देखिए वही म्यूचुअल फंड इसने इलेक्टिव पेपर में फिर से डाला, मीनिंग, इवोल्यूशन, टाइप, परफॉर्मेंस ऑफ एनएवी, मेजर, ये सारा चीज़ है, ईटीएफ, ये जितने भी चीज़। इसका मतलब डिटेल वो बोल रहा है कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट में पढ़ो। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि म्यूचुअल फंड एक तरीके से देखा जाए तो चला गया, चला भी गया तो बहुत क्या सेव होगा। पहले 2 क्लास लगाया करते थे, अभी भी 1 क्लास तो हमारा लग ही जाएगा जी। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं सम पोर्शन में इसमें से क्या हो गया आपका, हट गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये हमारा आ गया, कहाँ तक हम पहुँच चुके थे, ये रहा जी म्यूचुअल फंड, नो, ये रहा। चलिए तो इसको भी हम आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, तो ये देखिए
म्यूचुअल फंड पहले हमारा डिटेल हुआ करता था, म्यूचुअल फंड पहले डिटेल हुआ करता था, और अब जो होगा हमारा, ठीक है जी, म्यूचुअल फंड अभी भी है, लेकिन बेसिक रहेगा सिर्फ म्यूचुअल फंड होता क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि मेरे हिसाब से कैलकुलेशन वगैरह यहाँ से NAV रिटर्न वगैरह हटा चुका है वो, जो अभी अपेरेंटली नजर आता है, बट वेट फॉर स्टडी मैट, देखते हैं। डेरिवेटिव एंड वैल्यूएशन, क्या फ़र्क पड़ा बताओ? अगर ये वर्ड हटा दिया होता तो कुछ समझ भी आता है कि भाई वैल्यूएशन हटा दिया, क्योंकि पूरे डेरिवेटिव में जितने भी 17-18 लेक्चर हम लगाते हैं, उसमें से मैं आपको बता दूं 5 लेक्चर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे डालूँ तो मैं आपको बता दूं 15-16 लेक्चर तो सिर्फ मैं वैल्यूएशन पे लगाता हूँ कि डेरिवेटिव का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये रहा कि डेरिवेटिव में जो जितना अभी नज़र आ रहा है उस हिसाब से सेविंग कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत शॉर्ट में डाला है, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप, तो इसलिए शॉर्ट में डाला है अभी, क्योंकि उसके अंदर कितना ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे वो आपको या तो बताना नहीं चाहा होगा, ठीक है जी। लेकिन अपेरेंटली अगर नजर आए तो डेरिवेटिव पहले भी, कंटेंट्स वाइज छोड़ दिया जाए तो हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव पहले भी था अभी भी है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पहले भी हुआ करता था अभी भी है, कंटेंट्स वाइज अगेन बोल दूं छोड़ के, अंदर क्या है उसको छोड़ के, ठीक है जी। क्योंकि ये देखो अगर मैं बात करूं तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन पहले भी पढ़ा करते थे अभी भी पढ़ेंगे, IRPT PPPT क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फीचर्स इफेक्ट पहले भी पढ़ते थे अभी पढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी मार्केट पहले भी पढ़ते थे अभी पढ़ेंगे, जैसे हेजिंग रिस्क करेंसी रिस्क वो पहले भी पढ़ते थे, करेंसी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर, फॉरवर्ड क्या कहते हैं, करेंसी फॉरवर्ड, लीडिंग लैगिंग, जितने भी वो सारे पहले भी पढ़ते थे अभी पढ़ेंगे। ये देखो कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव, फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड स्वैप आ ही गया, अब स्वैप हम लोग OTC डेरिवेटिव में पढ़ते वो भी आ गया आपका, ठीक है जी। चलो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हम लोग कैपिटल वर्किंग जरूर पढ़ा करते थे, लेकिन ये इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट, ये मल्टीनेशनल रिसीवेबल मैनेजमेंट, मल्टीनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह नहीं हुआ करता था जी, ठीक है। तो हम एक कह सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका ये एडिशन करा, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा, ठीक है जी। यानी कि आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है जी, ये आपका एक एडिशन आ गया, ठीक है जी, जिसमें थोड़ा सा पोर्शन हम पहले पढ़ते थे। इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट वैसे नज़र नहीं आएगा आपको ओल्ड सिलेबस में, ये चीज़ लगेगा कि नया है, लेकिन नया मेरे स्टूडेंट के लिए तो नहीं है खास करके, इसलिए क्योंकि मैं इसको OTC डेरिवेटिव में कवर कराता हूँ, यानी कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको परेशानी होना, ये हमारा OTC में कवर्ड है, ठीक है जी। चलो तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कोई नहीं हुआ, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन वो मैंने पहले ही लिख दिया, ये आपका पूरा का पूरा आ गया, यानी कि एक मेजर न्यूमेरिकल पोर्शन आपका उठ के आ गया कहाँ पे, IPC में, ठीक है जी, सॉरी फाइनल में, ये पढ़ना पड़ेगा। मर्जर एंड एक्विजिशन पहले भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ते, थोड़ा सा कंटेंट वाइज ने चेंज कर दिया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ये आपका नया आया है, ठीक है जी, वो कहता है कि आप बाहर के लिए जानो, एक चीज़ नोटिस करना, ज़्यादातर केस में ये इंटरनेशनल जो फाइनेंस है उस चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश किया है, रीज़न भी है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है, कहीं पे भी जाइए आपको वैल्यू दिया जाता है, इसका रीज़न ही यही है, क्योंकि इसीलिए इंस्टीट्यूट ने चाहा है कि हर चीज़ों को, हर कंट्री के एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर लूँ, ताकि कल के डेट पे आपको दुबई जाना पड़े, कल के डेट पे आपको क्या कहते हैं कतार जाना पड़े, कल के डेट पे आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़े, तो हर चीज़ों को आप पहले से जानते रहो, इसीलिए ओवरव्यू वगैरह देने की कोशिश करा है। तो मैं कह सकता हूँ ये भी जो एडिशन है, देखो ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ भी देखो आप हर चीज़ में क्या कर रहा है, वो एडिशन करता जा रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ इंटरनेशनल आ रहा है सब चीज़ को कवर कर रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर IFC, ये देखिए एक हो गया आपके लिए, जो IFC है ये भी आपका एक तरीके से नया है, बट मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होगा, अब हाँ कह सकते हैं, हो सकता है मुझे ही ना पता हो, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ ये इस्लामिक फाइनेंस वगैरह, ठीक है, जब स्टडी मैट आएंगे तो देखेंगे, बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो हमें भी पढ़ने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे स्टार्टअप फाइनेंस अच्छा किया है, कम से कम इसके लिए तो जाने, क्योंकि स्टार्टअप फाइनेंस के लिए हम बहुत सारी चीज़ सोचते रहते हैं, स्टार्टअप कहते थे, मोदी जी स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप वाले को इतने का लोन दे रहे हैं, इतने का लोन सस्ते रेट पे दे रहे हैं, ये काम करना पड़ेंगे, 10 लाख तक का आपका बिजनेस है तो ये होंगे, उससे ऊपर ये होंगे, वही चीज़ है, यानी कि स्टार्टअप का फाइनेंस भी आपको पढ़ना है। तो एक आपका स्टार्टअप फाइनेंस आपका क्या हो गया, नया आ गया, यानी कि स्टार्टअप फाइनेंस एक ये आपका एक्स्ट्रा आ गया। और फिर उसके बाद हम नज़र डालें इस पर, ठीक है जी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की बात करें, ठीक है, तो ये सब छोटी सी बात है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, बस ये था हमारा सिलेबस, ख़त्म हो गए जी, कुछ भी नहीं था। अब आप डिसीजन ले लो, आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए आप मेरा SFM ले चुके हो, बट अब आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन लेकिन लेकिन
अगर आप क्लास मेरे ले भी चुके हो या मेरे से ना लेके कहीं से भी ले चुके हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके पास कॉन्सेप्ट हो सकता है हो, आप न्यू सिलेबस में जाना चाहते हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आपके बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला है। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा सा जो एडिशनल जो आपको नए नए नज़र आ रहा है, जैसे आप वो सारे चीज़ों को क्या करना, आप नए तरीके से पढ़ने, पुराने बुक को स्क्रैप कर देना, बस इतना सजेशन है मेरा। पुराने बुक्स, पुराने नोट्स, उसको आप स्क्रैप करके फेंक देना, नए स्टडी मैट इंस्टीट्यूट को जो आएंगे उससे आप पढ़ लेना, ठीक है जी। या अगर मैं एसएफएम की बात करूं और मेरे स्टूडेंट हो और मेरा अगर आप पढ़ चुके हो, तो आप मेरे न्यू स्टडी मैट खरीद लेना, ठीक है जी। न्यू स्टडी मैट जो भी होगा उसका जो भी, अब न्यू स्टडी मैट बाई करके उससे पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट कवर्ड रहेगा, लेकिन जो भी कुछ आपका जो रिफ्रेमिंग होंगे अंदर के कंटेंट्स में, क्वेश्चंस के वैरायटी में, वो सारा चीज़ आपको न्यू वाले में मिल जाएंगे। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको मान लीजिए लगता है कि टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, ये 6 मंथ हमें यूटिलाइज करना है, क्योंकि हम इस अनसर्टेनिटी में कितना दिन रहे, कब तक स्टडी मैट आएगा नहीं आएगा, तो आप फिर एक काम कर लीजिए, गो फॉर एसएफएम कंटिन्यू कर लीजिए, सारा चीज़ कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन वो याद रखना, वो आपका 100% नहीं होगा, आप ये मान के चलना, मैं इसको 65% में रखूँगा कि आपका 65% कोर्स कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट वाइज, 35% कवर करना रहता है, वो 35% न्यू मटेरियल कोर्स कंटेंट से हम लोग करेंगे। और ऐसा नहीं है, जब आपका 65% कवर हो चुका है तो 35% आप कवर कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं इलेक्टिव पेपर पे, थोड़ा सा बात कर लें, ज़्यादा टाइम हो गया जी। इलेक्टिव पेपर की बात कर लो, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि हमें कौन सी पेपर लेना चाहिए। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो, आप कौन सी पेपर को पढ़ते हो तो दिल से पढ़ने की चाहत आती है, आपको लगता है कि नहीं हमें ये पढ़ते हैं तो मज़ा आता है, फीलिंग आता है कि हाँ हम कुछ कर रहे, सीख रहे। वो जिस चीज़ में आपको, जिस फील्ड में फीलिंग आता है उस फील्ड में जाइए आप। आपको लगता है कि नहीं मुझे अकाउंट्स में दिल से फीलिंग आता है, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है, देन इलेक्टिव पेपर में आप चले जाओ, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो आपका इलेक्टिव पेपर 1 है वहाँ से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है नहीं हमें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे को बहुत मज़ा आता है, कोई बात नहीं, गो फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन। आपको लगता है मेरा ना लॉ बहुत बढ़िया है, मुझे तो लगता है कि लॉ जैसे सीएस वाले का होता है ना लॉ बढ़िया, आपको लगता है मेरा लॉ बहुत बढ़िया है, लॉ पढ़ने में मज़ा आता है, चले जाओ इकोनॉमिक लॉ जो आपने डाल रखा है, इकोनॉमिक लॉ ये आई थिंक कौन सी होगा देख लेंगे, ठीक है जी, वो इकोनॉमिक लॉ वाले में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लगता है कि नहीं मेरे को फाइनेंस मज़ा आता है, और वैसे बता दूँ आज के डेट पे फाइनेंस वाले का जितने भी जॉब है वो हाईली पेड में नज़र आता है, और फाइनेंस वाले हमेशा, ठीक है जी, हम कह सकते हैं मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे होते हैं हमेशा। इसका रीज़न ये है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना फाइनेंस का नहीं होता है, ठीक है जी। अगर टैक्स का भी प्लानिंग करोगे, कुछ भी करोगे, तो उससे पहले टैक्स तो तब प्लानिंग करोगे ना जब पहले बिजनेस का फाइनेंस तो मैनेज कर लो आप, और पहले फाइनेंस मैनेज करोगे तो फाइनेंस वाले का हमेशा अहमियत याद रखना कि हमेशा टॉप लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो अब उस केस में, अब अगर आप फाइनेंस का कैरियर बनाना चाहते हो तो पहले उस केस में देखिए आप फाइनेंस में कैसे करें। आपके पास फाइनेंस में कैरियर बनाने के लिए दो चीज़ है, एक रिस्क मैनेजमेंट है और एक आपका फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट है, ठीक है जी। इसका अगर आप देखोगे तो जो अपेरेंटली नज़र आता है कोर्स कंटेंट, जैसे अब आपका स्टडी मैट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर रिस्क मैनेज, जैसे आपको मैं बताऊं रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का अलग से कोर्स भी लोग करते हैं, ठीक है जी। और रिस्क मैनेजमेंट हर जगह आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे कवर होता है, ठीक है जी। तो रिस्क मैनेजमेंट आप एक सिलेक्शन कर सकते हो, एक मेरे हिसाब से एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तरह लिए जाएंगे। अब यहाँ से जो अभी जितना नज़र आता है स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, अब रिस्क तो बहुत सारे चीज़ है। अब इसमें ज़्यादातर जो हमें नज़र आता है वो सारे थियरी है, ठीक है जी। प्रैक्टिकल में अब कुछ कितना आता है, अब वो चीज़ देखना है, तो इसके लिए वेट। और इतना ही नहीं, देखो आप रिस्क मैनेजमेंट जब पढ़ते हो तो कहते देखो रिस्क मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट में जो पढ़ा है आपने, किस में ये पढ़िए आप, फॉलोइंग टॉपिक कवर्ड इन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम में जो आपने पढ़ा था ऊपर आपने लिया था उसमें, ठीक है जी, वो वाले पेपर जो है वो, और इंटरमीडिएट लेवल में जो पढ़ा था वो, दोनों चीज़ जो है वो आपका ये तीनों चीज़ कवर्ड होंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात कर रहा हूँ, खैर ये तो बहुत बढ़िया है टॉप लेवल के लिए, एफआरए, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, क्या कहते हैं स्वैप्सन, इंटरेस्ट रेट कैप्स, फ्लोर कॉलर, ये जितने भी चीज़ें सारे इंटरेस्ट रेट का रिस्क है आपका, तो वो कहते हैं वो तो पढ़ना ही है आपको। फॉरेन एक्सचेंज का जो रिस्क है वो तो पढ़ना ही, यानी कि फॉरेक्स तो पढ़ना ही है। इसका मतलब इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन तो वही सब रहेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ, एफआरए वगैरह जो ओटीसी डेरिवेटिव में हम पढ़ते हैं, ओटीसी डेरिवेटिव, फॉरेक्स का मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो आपका पोर्टफोलियो ही आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन उधर आता है क्या कहते हैं
कैपिटल बजटिंग में। तो कैपिटल बजटिंग का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वो भी कवर होगा। तो एक तो आप यहाँ से कर सकते हो, रिस्क में आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे। एंड देन एक आपके लिए जो है सिलेबस आपका ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक लॉज नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है जी। इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन होगा क्या, अब जैसे ये सारा चीज़ तो ऑलरेडी बहुत बेसिक है, सब हम पहले भी पढ़ते थे। यहाँ क्वेश्चंस वगैरह भी ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिवर्स रेपो, CRR, SLR या मिबोर लिबोर, ये सारा चीज़ जो भी हम करते थे सारा चीज़ है आपका, ठीक है जी। एक बार आप अगर नज़र डालना चाहो तो नज़र तो आपके पास सिलेबस है, आप भी डाल सकते हो। कैपिटल मार्केट, ठीक है जी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट जहाँ फर्स्ट टाइम इशू होते हैं, सेकेंडरी मार्केट जहाँ हम क्या कहते हैं इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील करते हैं, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ अगर देखोगे, कमोडिटी मार्केट, ठीक है, अच्छी बात है। अब बात यहाँ ये है, सारा चीज़ डाला तो है, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है इसमें कितना प्रैक्टिकल पोर्शन, प्राइवेट इक्विटी, ये देखो प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये दोनों भी कवर किया है, दोनों चीज़ आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसके केस में अगर हम बात करें तो ये लास्ट में देखो फिर से यहाँ नीचे लिख रहा है, देखो आपने जो सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा है ना, इसका मतलब ये रहा कि आपने जो SFM पढ़ा है वो अकेले SFM इधर आपका दूसरे पेपर को भी कवर कर रहा है। देखो कितने चीज़ों को कवर किया है आपने, जो उधर सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा है SFM में, वो सिक्योरिटाइजेशन यहाँ भी पढ़ना है, इसका मतलब वो आपका कवर हो गया। ये देखो ना आप इसमें, फॉलोइंग टॉपिक आर कवर्ड इन द पेपर ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2 एंड कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। कुछ आप कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में पढ़ा होगा, वो भी आपका यहाँ कवर हो जाएगा। इसका मतलब सिक्योरिटाइजेशन, फिक्स इनकम जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन, डिवेंचर वगैरह पढ़ते हैं, डेरिवेटिव, रिस्क इंटरेस्ट रेट, सेबी एक्ट, उसके बाद SCRA, ये सारा चीज़ आपको अगेन यहाँ कवर करना है। एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ जो पढ़ रहे हो वो आपको यहाँ भी काम दे रहे हैं, और उसके बाद कुछ अलग से जैसे प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब भी पढ़ रहे हो। तो फाइनेंस के जो कैरियर बनाने वाले इनके लिए ये मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं आपको जो मेरे तरफ से सपोर्ट मिलेंगे, इमीडिएट सपोर्ट आपको SFM का मिल जाएगा। SFM में आप चूज कर लीजिए जैसे भी है। हाँ, कुछ लोग अगर ये चीज़ है जिसका डाउट है, मैं बता दूँ थोड़ा सा, अब ये मैं पर्सनल हो रहा हूँ, अब मैं अपने स्टूडेंट पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये पर्सनल डिस्कशन हो गया, ये आउटसाइडर के लिए हो सकता है बेनिफिट ना हो, या हो सकता है आप अपने किसी टीचर से पढ़ो तो उससे हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है, क्योंकि खास करके SFM जैसे पेपर वगैरह में स्टूडेंट चाहता है कि हम अपना टाइम को यूटिलाइज करें, जो अभी क्या है खाली टाइम हमारा जा रहा है, ठीक है जी। उसका चलो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले पढ़ लेते हैं, बाद में जाके भूल जाते हैं, और इसीलिए बाद में जाके फिर वो आपको क्या लगता है जीरो हो जाता है, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट कुछ लोग तो उसको रिवीजन करते रहते हैं, प्रॉपर रिवीजन से मैनेज कर लेते हैं। अगर किसी को लगता है, ठीक है जी, कि जैसे कुछ लोग अभी कर रहे थे, कुछ आप लोग पेन ड्राइव देख रहे हो, या कुछ क्या कहते हैं ऑलरेडी आप जैसे कुछ हमारे सेंटर फेस टू फेस पे हो, या जैसे भी है, अगर आपको लगता है कि हम पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, ठीक है जी, कंटिन्यू कर रहे हैं हम SFM, और अब मुझे मेरा इंटेंशन है, ठीक है जी, आपका इंटेंशन है कि आप किस में जा रहे हो, न्यू स्कीम में, तो अब क्या करूं मैं, इसको ड्रॉप कर दूं या इसको चलने दूं? इसका डिसीजन तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक मैं स्टडी मैट ना देख लूं, ठीक है जी, क्योंकि मैं तो पूरा का पूरा आपको पूरे सारा चीज़ रिवाइज करूंगा अपने हिसाब से, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट जाना चाहेगा उस पैटर्न पे लाऊंगा। हाँ, जहाँ तक खास करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वहीं से उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह तो वहीं से लाएंगे। बट फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इंस्टीट्यूट ने निकाला है छोटा सा चीज़ और लाया है ज़्यादा चीज़, इससे तो सिलेबस और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कंटेंट्स वाइज भी कुछ उसमें अंदर में रिवीजन होंगे। सिर्फ हमें डेरिवेटिव का हेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज का हेडिंग देख के नहीं जाना है। फॉरेन एक्सचेंज छोटा नहीं है, ठीक है जी, 16 क्लास लगते हैं, 15 क्लास लगते हैं। डेरिवेटिव छोटा नहीं है, 20 लेक्चर लगते हैं। अब उस 20 लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, इसके लिए वी हैव टू वेट फॉर स्टडी मैट, ठीक है जी। तो मैं बोलूँगा, चलो अब मैं सोच लेता हूँ, यहीं पे आपके साथ ही डिसीजन ले लेता हूँ कि अब, क्योंकि मैं बोलूँगा कंटिन्यू करो तो मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा, और मैं बोलता हूँ कंटिन्यू ना करो तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए क्या, कि अगर मेरे को थोड़ा मेहनत भी करना पड़ जाए और आपको अगर मान लीजिए टाइम वेस्ट ना हो, तो मेरे हिसाब से वो आपके फेवर में रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है जी। बट हाँ, कंटिन्यू तो करना है, कंटिन्यू करो। आप न्यू स्कीम में जाना भी चाहते हो तो भी आप, मेरा जो एडवाइस है कंटिन्यू कर लो आप। फिर हो सकता है अगर स्टडी मैट इमीडिएटली आ जाता है तो मैं अपना ओपिनियन बदल दूंगा, तब तक जहाँ तक चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है जी। ये देखिए एडवाइस,
ये है कि कंटिन्यू एसएफएम करो आप, अभी ओल्ड में ही कंटिन्यू करो, बट कंडीशन ये है कि आप जैसे ही कोर्स मटेरियल स्टडी मैट आ जाता है, कंडीशन ये है कि कंटिन्यू जो कर रहे हो वो सिर्फ आप किस चीज़ के लिए कंटिन्यू कर रहे हो, फॉर कॉन्सेप्ट ओनली। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ और कॉन्सेप्ट के गहराई में जाके 2-4 क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहो, ठीक है जी। ये सोचना है फिर से दोबारा कि नए स्टडी मैट में ये मिलेंगे, और मिलेंगे, मैं आपको बता दूं 65% to 70% वही मिलेंगे, ठीक है जी। कंडीशन ये है कि आप फिर लेटर ऑन स्टडी फ्रॉम न्यू मटेरियल, चाहे आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यूज करना चाहो, बट आपको तो पता ही है कि हम तो इंस्टीट्यूट को अगर कॉन्सेप्ट के लिए और मटेरियल के लिए बोले तो हम इंस्टीट्यूट को तो भगवान मान के चलते हैं। तो आप या तो इंस्टीट्यूट का यूज़ करना, और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आ जाएगा तो हमारा भी इशू हो जाएंगे, और अगर हमारा इशू हो जाता है तो हम अपने हिसाब से अरेंज करके देंगे, जैसे आपको अरेंज करके दिया हुआ है कि हर एक टॉपिक के जितने भी सिमिलर क्वेश्चन है सारे एक जगह दे, ताकि उससे क्या हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है और हमें लिंक करने में ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट तो वो तो नहीं करेगा, इंस्टीट्यूट तो सीधा बोलेंगे डेरिवेटिव, जितना पॉसिबल क्वेश्चन है सारे एक साथ डालेंगे, लेकिन उसमें से हम सेलेक्ट कर करके सारे करके जैसे हम अभी तक करते जा रहे हैं वो आपको करेंगे। तो आप मेरा मटेरियल यूज़ कर लो, आईसीआई का मटेरियल यूज़ कर लो, दोनों एक ही बात है। मेरे वाले में थोड़ा सा सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज मिलेंगे, आईसीआई वाले में जैसे वैसे कर लोगे, लेकिन ये कंडीशन है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, ये मेरा डिसीजन रहा। अब सवाल रहा, नहीं सर चलो हमारे पास अभी टाइम है, आप बताओ कि न्यू स्कीम में कब क्लास ले रहे हो। अगर जिसका कुछ लोगों का मूड है कि हाँ मेरे से पढ़े, ठीक है जी, आपको लगता है कि मेरे बताए हुए आपको समझ आता है, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैंने प्रेजेंट किया, डायग्रामेटिकली सारा चीज़ है, वो आपको लिख जाता है। यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज हमारा पहला लेक्चर होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज से देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि हम बेसिक वहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। यूट्यूब पे फॉरेन एक्सचेंज देख लीजिए, या मैंने एक शेयर वैल्यूएशन का कुछ क्वेश्चन जो हमने कुछ क्या कहते हैं इसका, इन्फोसिस वगैरह का रेशियो एनालिसिस करा हुआ है, जहाँ पे हमें ग्रोथ पढ़ना होता है। जब शेयर वैल्यूएशन करने जाते हैं तो हमें ग्रोथ की जरूरत होता है, तो वो सारा चीज़ जो लिंक करा हुआ है वहाँ से वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और कुछ लोग जो इसको पहले से पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, वो अगर जानना चाहते हैं कि मैं स्कीम कब से कर रहा हूँ, तो मैं आपको बोलूँ, मैं आपको कमिटमेंट अभी एग्जैक्ट डेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल लाने में लेट करता है तो ऑब्वियस सी बात है क्लास लेट होंगे, ठीक है जी। बट जिस तरीके से इंस्टीट्यूट जितना फास्ट चल रहे हैं हर चीज़ उस तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी उसका प्री प्लान्ड है, सब चीज़ बैकग्राउंड में मटेरियल प्रिपेयर्ड है। अगर मान लीजिए जून में आ जाता है अगर स्टडी मटेरियल, ठीक है जी, तो मेरे को ज़्यादा तो नहीं चाहिए होगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा बुक ही मुझे नया बनाने पड़ेंगे, तो सारे चीज़ मुझे नए तरीके से टाइप करवाने पड़ेंगे, तो इसीलिए ठीक है जी कि थोड़ा सा टाइम लगेंगे, 1.5-2 महीने तो एटलीस्ट लगना चाहिए, है ना जी। और फिर मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा अब, है ना जी, तो मैं बोलूँ कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में, अगस्त तो बोलना थोड़ा जल्दी हो सकता है मेरे हिसाब से, कुछ ज़्यादा बहुत जल्दी भी बोलना नहीं है, चलो मैं कह सकता हूँ अगस्त एंड, या फिर आपका सितंबर स्टार्टिंग में, ठीक है जी, ये आपको मिल सकता है, ठीक है जी। तो पहले जो मेरा आएगा, पहले जो आएंगे आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग फोकस करते हैं एसएफएम में, तो ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ न्यू स्कीम के अंदर, ये मैं अभी एसएफएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। एसएफएम में 1.5-2 महीने के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो आपका ओल्ड सिलेबस का जो मेरे तरफ से सपोर्ट रहेगा, कोई अगर ओल्ड सिलेबस में अगर अपीयर होना चाहते हो तो मेरा सपोर्ट यहीं तक का था। जो हमारा अभी करंट फेस टू फेस बैच है वो हमारे लिए 80 लेक्चर वाले, 80 लेक्चर जो हम लेते हैं, 80 to 84 लेक्चर, 80 लेक्चर का मेरा ये लास्ट बैच है जो अभी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है जी। अभी बस कुछ दिन ही हुआ है, 7-8 लेक्चर हुआ है, 7-8 लेक्चर, हाँ जी। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा 80 लेक्चर के लिए। मैं 45 के भी 49 भी लेता हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट 50 लेक्चर में भी एक बैच कंप्लीट करता हूँ। तो ये आपका अगस्त मेरा लास्ट होंगे, जो अगस्त में मेरा बैच होगा ये मेरा लास्ट बैच होंगे। उसके बाद अगर किसी को चाहिएगा, ये फेस टू फेस होगा, फेस टू फेस की मेरा लास्ट बैच होंगे। और अगर किसी को पेन ड्राइव वगैरह चाहिए होगा तो वो रिकॉर्डिंग में कर लूँगा, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो वो सपोर्ट आपको पेन ड्राइव के थ्रू तो जब तक एग्जाम है तब तक रहेगा। फेस टू फेस का सपोर्ट मेरे तरफ से आपका अगस्त लास्ट तक रहेंगे। और बाकी एसएफएम मेरा अगस्त एंड और सितंबर में एक नया बैच अनाउंस करके देख लेंगे उसको क्या है। और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट की जो बात है, क्योंकि वो उसी चीज़ को जो इसमें जो लोग जाना चाहते हैं
वैसे ज़्यादातर इसमें थ्योरी ही है, आप ऐसे समझ के चलना जो इलेक्टिव पेपर आपको डाला गया है 6th में वो ज़्यादातर केस में आपका जनरल इन्फॉर्मेशन एंड थ्योरी बेस्ड है। बट फाइनेंस वाले में जैसे अब उधर से आपका कुछ कुछ चीज़ लेके आया जैसे म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव वगैरह, ठीक है जी, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा चॉइस, वो तो खैर मैं नहीं बोल सकता कि आप ये पढ़ो, ठीक है जी, आप बोलोगे सर अच्छा आपके पेपर हैं तो आपको तो ये अच्छा लगेगा ही, वो चीज़ नहीं है। आप अपना डिसीजन लीजिए, जिसको जो अच्छा लगता है वो फील्ड करियर चूज करते हैं सब लोग। फाइनेंस में अगर जाना चाहोगे तो ये मुझे जो लगता है इसका मैं बैच आपको, अगर वैसे भी मैं आपको अभी देख लेते हैं नवंबर के अराउंड आपका ये, हम इसके भी सपोर्ट देना की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर अगस्त तक इसका बुक बन जाता है तो हम फुल्ली इस पर कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर थियरी होंगे और थियरी को सही ढंग से प्रेजेंट करना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है जी। इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे आप देखोगे मेरा समरी नोट देखो, तो समरी नोट जो है आज के रेट पे मैं कह सकता हूँ एक बार जो मेरे स्टूडेंट देख ले तो फ़ैन हो जाता है कि समरी नोट क्या, वाह, दिल से आवाज़ आती है किसी का भी। वो समरी नोट मैं आपको बताऊं बनाने में हमने बहुत टाइम लगाया था, बहुत टाइम, इवन मैं आपको बोल दूं कि 1 साल लग गए थे मेरे को पूरा का पूरा प्रिपेयर करने में, ठीक है जी। तो वो इसलिए क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल पेपर का थियरी को समराइज करके दे रहा हूँ तो वहाँ टाइम लगते हैं। तो जैसे मुझे जो नज़र आता है फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट में वैसे बहुत सारा चीज़ तो पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी हमें नया चीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, देखा जाए तो नया कुछ नहीं है। बट हाँ उसमें ज़्यादातर कंटेंट्स थियरी वाले हैं, तो ज़्यादातर कंटेंट्स यानी कि पढ़ना आपको सारा चीज़ है, लेकिन जो आपको प्रेजेंट करना है वो डिस्क्रिप्टिव वे में होंगे, तो उसको मुझे लगता है मेरे अपने वे में उसको प्रेजेंट करना मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है जी। तो मैं आपको सिंपली बता दूं मेरा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मे बी नवंबर जल्दी हो जाएगा तो नवंबर दिसंबर तक जा सकता है, या हो सकता है ये जनवरी तक भी चला जाए, वो डिपेंड करता है, एक बार स्टडी मैट आने दे। इसका देर ज़रूरत इसलिए क्योंकि वही है मेरे को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की आदत है, सीधा कॉपी पेस्ट करना तो मेरा आदत है ही नहीं। अब कॉपी पेस्ट करने के लिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम देने पड़ेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का हम सोचेंगे, क्योंकि एक ही बार मैं बोल दूँ तो फिर वही हो जाएगा कि सादा खिचड़ी हो जाएगा, खुद तो हमने प्रिपेयर कराने, हमने सारा चीज़ बोल दिया, ठीक है। वो इसमें भी कुछ बच्चे होंगे जो जानना चाहेंगे तो देखेंगे इसको हम, उसके बाद हम 2018 में हम इसको रखेंगे, 2018 में जिस तरीके से हैं, ठीक है जी। और उसको क्योंकि इसमें आपका या हो सकता है ये दोनों में से देख लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और इसमें जिसमें कम टाइम लगने वाला उसको पहले कर देंगे, और जो आपका ज़्यादा टाइम, जैसे मेरे हिसाब से जो कोर्स कंटेंट्स वाइज नज़र आता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो भी आपका कोर्स कंटेंट्स आएंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे, ठीक है जी। तो वो 2018 में हम लोग चेक करेंगे। यानी कि ये मेरे तरफ से मेरा व्यूज़ था। अब आप इस चीज़ों को, एक और चीज़ याद रखना, सिर्फ एसएफएम को बेस बना के आपको डिसीजन नहीं लेना है। एफआर वाले में तो एफआर वाले सर बता देंगे, बाकी सारे चीज़ देख लीजिए देन डिसीजन लीजिए। और ये चीज़ माइंड से अगेन निकाल दो कि मैं ओल्ड स्कीम में पढ़ूंगा तो मैं आउटडेटेड चार्टर्ड बन जाऊंगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेंगे ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम से, सिर्फ ये देखो कि किस कोर्स में जाने से मेरा रिजल्ट जल्दी आएगा और मैं नॉलेज भी गेन करूंगा। दोनों चीज़ याद रख के आप डिसीजन लेना, रैशनल डिसीजन लीजिए, नॉलेजेबल डिसीजन लीजिए। ऑल दी बेस्ट, ठीक है जी। होप मेरा ये जो भी कितने देर का अभी रिकॉर्डिंग हुआ मैंने देखा नहीं, 1-1.5 घंटे जो भी हुआ है वो होप आपको कुछ यूजफुल हो, और यूजफुल हो तो कोशिश कीजिए, ठीक है जी। आप अपना फीडबैक दीजिए, लिखिए यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में, कुछ आप अगर चाहते हो हम कोशिश करेंगे, हमेशा मेरा सपोर्ट रहता ही है, ठीक है जी। मेरा यूट्यूब चैनल आपका जो भी है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो अगर अपडेट वगैरह डालूंगा वो आपको मिल जाएंगे। फेसबुक पे भी आप मुझे फाइंड कर सकते हो, फेसबुक का पेज भी है, फेसबुक के पेज पे जो आपको नेम मिलेंगे CA नागेंद्र शाह। जब अगर आप पर्सनल आईडी पे जाओगे तो ये इसमें तो फुल है, इसमें तो आपको रिक्वेस्ट नहीं आएगा। 2 वाले पे जाओगे तो रिक्वेस्ट आ सकता है, या आप पेज पे जाओगे, ये मेरा पर्सनल आईडी था। अगर आप पेज पे जाना चाहोगे तो कुछ CA नागेंद्र शाह FM गुरु करके होगा आगे, वो आपका ये तो सेम रहेगा, CA नागेंद्र शाह FM गुरु, ठीक है जी। ये आपको पेज मिल जाएंगे, जो भी कुछ है आपको देखो, क्वेरी वगैरह कुछ भी हो आप कोशिश कर सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।